हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो इन माय चैनल। अभी हम जिस मैच के बारे में बात करने वाले हैं वह कल सुबह को होने जाने वाला सुपर स्मैश का मैच, जो कि होने जा रहा है कैंटरबरी और वेलिंगटन के बीच में। तो ये मैच जो होने जा रहा है बेसिन रिजर्व वेलिंगटन में, जो कि वेलिंगटन का घर है। आखिरी मैच आपको याद होगा वेलिंगटन का, जिन्होंने ऑकलैंड के अगेंस्ट में हारा था। और ऑकलैंड जैसी टीम को अगर आप बैटिंग से रोक नहीं पा रहे हो तो आपको समझना पड़ेगा कि बॉलिंग बिल्कुल भी सही नहीं चल रही है। और जहाँ पे उनके स्पिनर्स रुक गए, स्पिनर्स को विकेट नहीं मिला, वहाँ पे उनकी पेस अटैक बिल्कुल भी सही नहीं है। और अभी तो एडम मिलने भी नहीं है, तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा खल रही है। विकेट शायद निकल रहा है, लेकिन इतने रन के लिए वो जा रहे हैं कि उसका कोई इफेक्ट नहीं बन रहा है। तो वो चीज़ आप नोटिस कर ही सकते हैं। ठीक है। और कैंटरबरी की बात करें तो कैंटरबरी का लास्ट मैच आपको याद होगा नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट्स के अगेंस्ट में खेला था, जहाँ पर बॉलिंग डोमिनेशन से उन्होंने अपना मैच जो है जीता था। तो दोनों टीमों की दोनों तरीके की चीज़ें चल रही हैं। कैंटरबरी जैसे कि बॉलिंग उनका अच्छा हुआ था लास्ट मैच में, वेलिंगटन बॉलिंग ख़राब रहा था। और अगर बैटिंग की बात करी जाए तो वहाँ भी वेलिंगटन आपको थोड़ा पीछे ही होती हुई दिखेगी। और कैंटरबरी के पास भी ऐसी कोई खास बैटिंग तो नहीं है, लेकिन कंपैरेटिवली अगर आप डेप्थ की बात करेंगे तो वो आपको ज़्यादा देखने मिलेगा। वेलिंगटन के पास कुछ नाम है, अगर वो चले तो कुछ बात बने, नहीं अगर नहीं चले तो चीज़ें बिल्कुल भी सही नहीं चल रही है उनके लिए। हालांकि लास्ट जो हेड टू हेड हुआ था वहाँ पे ये कैंटरबरी की बॉलिंग को कुछ रुकने नहीं दिया था वेलिंगटन की तरफ से। फिन एलन ने उन्होंने अकेले ही झंझोर के रख दिया था। लेकिन उसके बाद से लास्ट जो मैच खेला है कैंटरबरी ने, वहाँ पर उन्होंने काफ़ी अच्छी बॉलिंग करा के रखी हुई है नॉर्थर्न डिस्ट्रिक्ट्स की टीम के अगेंस्ट में। तो अभी देखते हैं कि इस मैच में क्या क्या चीज़ है और इस ग्राउंड में क्या क्या चीज़ हुई है जब ये दोनों टीम आमने सामने हुई है। आखिरी 5 मैचों की बात करें तो वेलिंगटन आपको यहाँ पर 3-2 से आगे होती हुई दिख जाएगी। तो देखते हैं जब ये दोनों टीमें आमने सामने हुई है तो आखिरी 5 मैचेस में तो क्या क्या चीज़ है जो हम नोटिस कर सकते हैं। तो ये पहला मैच है, ये हुआ था फाइनल 2 सीज़न पहले वेलिंगटन में ही हुआ था। यहाँ पे कैंटरबरी ने बना था 175, डिसेंट स्कोर है फाइनल के हिसाब से, जहाँ पर बॉवेस मैककॉन की ये दोनों आपको दिख जाते हैं, बाकी अवेलेबल नहीं है। बॉलरों में से यंग हस्बैंड जो मोस्टली यहाँ पर इफेक्टिव होते हैं, और वैन बीक भी यहाँ पर इफेक्टिव होते हैं। वैन बीक तो बॉलिंग उतना अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन लास्ट मैच में बैटिंग धमाकेदार करा था उन्होंने। और एक ओवर में बहुत रन मारे थे उन्होंने दनरू फर्ड्स को, जिसकी वजह से वो स्कोर तक पहुँच पाई थी वेलिंगटन। जो भी हो, तो इस मैच में वेलिंगटन ने चेस कर लिया था। कॉनवे जो काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड होल्ड करते थे लेकिन वो अवेलेबल नहीं है। बाकी ट्रॉय जॉनसन, नट्टल एक नाम, इनके रिकॉर्ड्स काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन रीसेंट टाइम्स में कुछ अजीब ही हो रहा है नट्टल के साथ। या तो उनको बॉलिंग ढंग से नहीं मिल रही है, किसी भी फॉर्मेट में बोल रहा हूँ मैं, फोर्थ ट्रॉफी की बात कर रहा हूँ, या तो उनको बॉलिंग ढंग से नहीं मिल रही है, और जब मिल रही है तो वो विकेटलेस जा रहे हैं या खास कुछ कर नहीं पा रहे हैं। ये इनके साथ हो रहा है। ठीक है। बाकी एसल और मैककॉन की आपको दिख जाते हैं बॉलिंग से। मैककॉन की ने बैटिंग के बाद बॉलिंग भी यहाँ पर कराई थी और एक विकेट भी निकाला था। अगला मैच और अगले सीजन का पहला मैच जो क्राइस्टचर्च में हुआ था, वेलिंगटन ने बैटिंग यहाँ पर भी डिसेंट करा था। जॉर्जसन जो करंट स्क्वाड में अवेलेबल है लेकिन लास्ट मैच खिलाया नहीं गया था, मोस्टली अभी भी नहीं खेलेंगे। बाकी ब्रेसवेल, गिब्सन, एलन कोई भी अवेलेबल नहीं है। नट्टल वापस से 3 विकेट। बाकी बॉलरों में से मैककॉन की यहाँ पे भी एक विकेट निकाल रहे हैं। कैंटरबरी उतना खास वो नहीं कर पाए। बॉयल ने हालांकि स्कोर करा हुआ था। और बॉलरों में से आपको नेथन स्मिथ दिख जाते हैं, इन्होंने जब से ज्वाइन किया करा है विलिंगटन में ओटागो से, इनके भी परफॉर्मेंसेस बेहतर आए हैं। बाकी यंग हस्बैंड वैन भी रिपीट हो रहे हैं। और यहाँ पे भी विलिंगटन ने जीत हासिल करा है, ऊपर चेस करते हुए यहाँ पर डिफेंड करके उन्होंने चीज़ हासिल करा है। और यहाँ पर बैटिंग कोलैप्स तो नहीं, लेकिन थोड़ा सा बैटिंग खराब रहा कैंटरबरी का इस मैच में। अगला मैच और दूसरा मैच वेलिंगटन में हुआ। इस बार वेलिंगटन की बैटिंग उतनी अच्छी नहीं हुई, 151 उन्होंने बनाया। जहाँ पर आपको यहाँ पे जो पहले 3 नाम है कोई अवेलेबल नहीं है, लेकिन यंग हस्बैंड वैन बीक यहाँ पे भी है, वापस से नट्टल। ठीक है। तो रिकॉर्ड्स काफ़ी डिसेंट चल रहे हैं नट्टल के, और ये फोर्थ ट्रॉफी में भी इनका ऐसा चलता है। बाकी एसल और कोबर्न जो करंट स्क्वाड में अवेलेबल है, कैंटरबरी ने चेस कर लिया। पॉवेस जिनका नाम कई बार आ चुका है, और फ्लेचर जो मोस्टली चेस में अच्छा करते भी हैं। बाकी वैन बीक के विकेट्स भी थे सीयर्स के साथ। यंग हस्बैंड ने यहाँ पर विकेट तो नहीं निकाला था, लेकिन 21 रन बनाए थे, तो लगभग लगभग एक विकेट के बराबर पॉइंट उन्होंने दे दिया था। और क्या यहाँ पर कैंटरबरी ने जीत हासिल करा। और बैटिंग अभी तक भी हमें लो स्कोरिंग तो देखने नहीं मिला, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा हल्का चल गया था वेलिंगटन की बैटिंग। ये डनडिन में हुआ था एलिमिनेटर का मैच। यहाँ पर वेलिंगटन ने जैसे ही अपने फुल स्ट्रेंथ में वापस आए तो बहुत बड़ा टूर्नामेंट खड़ा कर दिया। फिर से कॉनवे वापस आए, तो कॉनवे जनरली खेलते नहीं है रेगुलरली, क्योंकि नेशनल टीम में खेलना पड़ता है, लेकिन जैसे ही आते हैं रन बनाते आते हैं। बाकी ब्रेसवेल, हेनरी, सिपली अवेलेबल नहीं है। कैंटरबरी ने इस रन को भी चेस कर लिया, फिर से लीड करा बॉवेस ने। लियो कार्टर, जिनके भी ओवरऑल आपको रिकॉर्ड्स अच्छे देखने मिलेंगे, लेकिन उतना कंसिस्टेंट स्कोर्स नहीं थे टी20 में, यहाँ पर उन्होंने स्कोर बनाया। फ्लेचर ने वापस से चेस करते रन बनाया। यंग हस्बैंड वैन भी यहाँ पर वापस से आ गए, और रविंद्र का एक विकेट। रविंद्र के बैटिंग से कुछ खास आपको रिकॉर्ड नहीं देखने मिलेंगे, क्योंकि पहले उतने रिस्पॉन्सिबिलिटी उन पर नहीं आती थी और उतने रेगुलरली वो खेलते भी नहीं थे। अभी तो रेगुलरली खेल भी रहे हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आ रही है। और लास्ट मैच जो हुआ था, जो इस दिन का पहला मैच था, यहाँ पे काफ़ी कम रन बना अगर हम लास्ट मैचेस की कंपैरिजन में बात करें। मतलब ये जो मैच था, ये पांचवा मैच, और ये चौथा मैच का एवरेज जो है, एक में 190 बना, एक में 130 बना, वही एवरेज टोटल के आसपास आपको बाकी 3 मैचेस में देखने मिलता है। ठीक है। तो ये दोनों मैचेस बिल्कुल एवरेज से ज़्यादा कम हो गया, बाकी वो 170 160 के आसपास ही स्कोर्स बन रहे थे।
कैंटरबरी ने यहाँ पर बनाया 132। यहाँ पे भी फ्लेचर और मैककॉन की दो नाम आपको ऊपर भी दिखे हैं। बोल्डो में से वैन बीक, यंग हस्बैंड कंसिस्टेंट है, बाकी नेथन स्मिथ को मैंने बता दिया, रविंद्र ने विकेट निकाला था और स्नेडन के भी एक विकेट थे। स्नेडन को बहुत मार पड़ी थी लास्ट मैच में, देखना पड़ेगा कि कल के मैच में उसको खेला जाता है या नहीं। वेलिंगटन ने बहुत इजीली चेस कर लिया, ठीक है, जहाँ पे केली और एलन ने अकेले ही पूरा मैच घुमा दिया था। बाकी नट्टल ने हालांकि यहाँ भी विकेट निकाला हुआ था, ऑफकोर्स इसका कोई इफेक्ट तो नहीं आया, लेकिन चलो वो जो है सो है, और ओवरऑल के भी एक विकेट थे। तो जो चीज़ हम देख सकते हैं कि वेलिंगटन एज ए बैटिंग साइड ठीक ठाक रही है। 150 के नीचे यहाँ पर कोई भी स्कोर्स नहीं गए हैं और कैंटरबरी की तरफ से बैटिंग यहाँ पर बेहतर हुआ है। ये मैं ऐसा फिक्चर आप कह सकते हैं जहाँ पर कंपिटिटिवनेस काफ़ी रहा है और दोनों ही लगभग लगभग इक्वल रहे हैं। कोई टीम ऐसा नहीं है कि यही बहुत डोमिनेटिंग हो या बहुत हल्का हो, दोनों ही टीमों का वैसा ही रहा है और जो भी टीम उस दिन में अच्छा कर रही है वो टीम जीत रही है। लेकिन ये मैच जो था, लास्ट मैच, यहाँ पर वेलिंगटन ने वन साइडेडली मैच जीता, बॉलिंग भी बहुत बढ़िया और बैटिंग भी बहुत बढ़िया। लेकिन उसके अलावा अगर आप देखेंगे, देखो लास्ट ओवर में जाके 190 का टारगेट चेज हुआ, उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा हल्का हो गया, लेकिन चलो फिर भी कैंटरबरी ने यहाँ पर चेस कर लिया। उसके बाद यहाँ पे वेलिंगटन ने थोड़ा बहुत वन साइडेडली मैच जीता है। तो ये हुआ है, ठीक है, कभी कैंटरबरी आगे है, कभी वेलिंगटन आगे है। तो ये फिक्सचर उतना वो नहीं रहा है कि कोई टीम, एक टीम बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर रही हो। दोनों के ही इक्वल इक्वल से चीज़ें यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। और कुछ नाम आपने यहाँ पर देखे हैं, जिनमें से बोवेस का नाम है, फ्लेचर का नाम है, मैककॉनकी का नाम है, वैन बीक, यंग हस्बैंड जैसे बॉलर्स का नाम है, जिनको आपने परफॉर्म करते हुए देखा है। वेलिंगटन की तरफ से जो मेजर स्कोरर्स हैं, अगर आप नोटिस करोगे, देखो यहाँ पर 178 बना, लीड कर रहे थे कौन? कॉनवे, अवेलेबल नहीं है। 177 लीड कर रहे थे कौन? एलन जॉर्जसन, एलन खेल नहीं रहे, जॉर्जसन को खिलाया नहीं गया लास्ट मैच में, वो भी अवेलेबल नहीं है। यहाँ पे जैसे ही एलन नहीं चले या करंट स्क्वाड मेंबर्स में से ब्रेसवेल कोई नहीं चले, करंट स्क्वाड मेंबर्स की जब बारी आई तो रन यहाँ पे कम हो गया। उसके बाद अगले मैच पर आओ, फिर से कॉनवे ब्रेसवेल चले, 190 बन गया। लास्ट मैच पे आओ, फिर से एलन चले, धमाकेदार बैटिंग। तो ये एक चीज़ हो रहा है मेजरली, इनके जो ओपनर्स हैं, स्पेशली एलन और कॉनवे, इनका बहुत बड़ा रोल रहा है। लेकिन ये दोनों जब नहीं चले हैं या फिर ये दोनों जब अवेलेबल नहीं हुए हैं, तब थोड़ा सा दिक्कत हुआ है, जो हमें इस मैच में, ये वाला जो मैच था हमें देखने मिला है। ऊपर से अगर हम कैंटरबरी की बैटिंग की बात करें, उनके स्कोरर्स कौन है? देखो भाई, बोवेस, मैककॉनकी, दोनों ही अवेलेबल है। यहाँ पे यहाँ पे उतना अच्छा बैटिंग किसी का हुआ नहीं, 20, 25, 30 के ही स्कोर्स हैं। उसके बाद फिर से बोवेस और फ्लेचर दोनों अवेलेबल हैं। यहाँ पे आ जाओ, बोवेस, कार्टर, फ्लेचर तीनों ही अवेलेबल हैं। यहाँ पे बल्लेबाजी उतनी अच्छी नहीं, तो बोवेस का चलना ना चलना वो है, बाकी मैककॉन की, फ्लेचर अवेलेबल तो हैं, ठीक है। तो जो मेजर परफॉर्मर्स रहे हैं, कंट्रीब्यूटर्स रहे हैं वेलिंगटन की बैटिंग से, वो अवेलेबल नहीं है। यहाँ से प्लेयर्स हैं, लेकिन बोवेस का चलना ना चलना बहुत कुछ डिपेंड करता है। बोवेस अगर चलते हैं तो स्कोर बनता है अच्छा खासा, नहीं चलते हैं तो रन थोड़ा सा कम बन जाता है, ठीक है। अगर हम हेड टू हेड में आ जाएं तो परफॉर्मर्स की बात करें तो ये कुछ प्लेयर्स हैं, जैसे बोवेस का नाम आपने देखा है, निकोस भी बहुत अच्छा करते थे लेकिन वो अवेलेबल नहीं है। और बाकी बॉलर में से नट्टल का नाम आपने देखा है, और कैंटरबरी जैसे मैककॉनकी के रिकॉर्ड अच्छे हुआ करते थे, लेकिन अभी तो उनमें वो बात नहीं रही है। दिन दिन एवरेज और स्ट्राइक रेट काफ़ी ख़राब होता जा रहा है इस फिक्चर में भी, ठीक है। तो ये हेड टू हेड की बात है। अभी हम आए थे ग्राउंड के बारे में बातें करने के लिए। इस ग्राउंड पे जनरली बहुत रन्स नहीं बनता है। अगर आप 170 प्लस बनाते हो तो आप जीत की उम्मीद रख सकते हो, अनलेस कि बीच में जैसे कि एलन वहाँ पे हो गए या फिर ऐसे कोई प्लेयर वहाँ पे पागल ना हो जाए, नहीं तो यहाँ पर 170 चेस करना थोड़ा मुश्किल ही होता है। स्पिनर्स का यहाँ पर आपको रोल देखने मिलता है, ठीक है। इसीलिए पास्ट में यंग हस्बैंड, माइकल ब्रेसवेल जैसे बॉलर्स यहाँ पर बहुत इफेक्टिव हुआ करते थे। इस सीजन में भी हमने ये चीज़ होते हुए देखा ही है, वेलिंगटन ने भी किया है और सामने वाली टीमों ने भी किया है। रविंद्र की बॉलिंग यहाँ पे काम पे आ जाती है। तो देखते हैं आगे क्या क्या चीज़ें हैं। तो ये है पहला मैच, वेलिंगटन बनाम ऑकलैंड का मैच हुआ। 134 बनाया था ऑकलैंड ने, जहाँ पर आपको बेन सीयर्स पेसर हैं, न्यूटन, वैन बीक ये भी पेसर ही हैं, और यंग हस्बैंड लौते स्पिनर थे वहाँ पे, उन्होंने विकेट निकाला। ब्रेसवेल भी रहे होंगे लेकिन उनका कुछ परफॉर्मेंस नहीं था। लेकिन दूसरे इनिंग्स पे जैसे ही ऑकलैंड के पास अच्छे स्पिनर्स होते हैं, वो पता होगा, तो उन्होंने डोमिनेट करा, तो उस रन को भी टीम चेज नहीं कर पाई और 17 विकेट भी गिरे, ठीक है। ब्रेसवेल और जॉनसन आपको इस ग्राउंड पर जनरली अच्छा करते हुए दिख जाते हैं। ईदर इनिंग्स में बेहतर रहते हैं पहले इनिंग्स में, लेकिन दूसरे इनिंग्स में भी आप इनको देख सकते हैं। और स्पेशली ये क्योंकि कैचिंग पोजीशन पे खड़े होते हैं तो इनके पॉइंट्स जनरली आते रहते हैं फील्डिंग से भी। अगला मैच ओटागो बनाम वेलिंगटन, जहाँ पे ब्रेसवेल, यंग हस्बैंड दोनों स्पिनर्स, और वैन बीक के भी। यंग हस्बैंड, वैन बीक आपको कंसिस्टेंटली कुछ ना कुछ करते हुए दिख जाएंगे, ठीक है। मैं नहीं कह रहा बहुत ज़्यादा, लेकिन कंसिस्टेंटली कुछ ना कुछ तो है। और वेलिंगटन ने यहाँ पर बहुत बढ़िया चीज़ करी, जैसे बताया एलन, तो शायद ये रन पे भी थोड़ा बहुत मशक्क़त हो सकता था अगर बीच में एलन की वो तूफानी पारी नहीं आए, तो ये यहाँ पर वो हो गया। बाकी 2 विकेट स्पिनर्स ने निकाले थे।
अगला मैच आ जाओ वेलिंगटन बनाम नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट। एलन और ब्रेसवेल का परफॉर्मेंस है। पेसर स्पिनर बराबर के विकेट्स हैं, ठीक है। तो एलन का बहुत बड़ा रोल रहता है अच्छी बल्लेबाजी होने के लिए वेलिंगटन की तरफ से। नॉर्दर्न ने रन को चेस कर लिया, सीयर्स, नीशम, पेसर्स, बाकी यंग हस्बैंड, वैन बीक तो कंसिस्टेंट है ही, बाकी नेथन स्मिथ ने भी एक विकेट निकाला। नेथन स्मिथ को बॉलिंग सेकंड में आप ज़्यादा अच्छा करते हुए देखेंगे बॉलिंग फर्स्ट से ज़्यादा। जनरली बॉलिंग फर्स्ट में उतने इफेक्टिव वो नहीं होते हैं और इसीलिए कभी कभार बॉलिंग फर्स्ट में 2 ओवर से ज़्यादा बॉलिंग मिलती भी नहीं उनको। अगले मैच पर आ जाओ वेलिंगटन बनाम ओटागो। 152 फिर से रविंद्र के स्कोर, इस सीजन का पहला मैच है ये वैसे तो। पेसर्स के साथ स्पिनर्स के 3 विकेट थे। ओटागो ने रन को चेस नहीं कर पाए वो। वैन बीक यंग हस्बैंड कॉन्सिस्टेंट है, नेथन स्मिथ ने विकेट निकाला और मिलने के भी 2 विकेट से। और नोटिस करो 152 भी यहाँ पे चेस नहीं हुआ। तो नोटिस करो कितने कम रन यहाँ पे बन रहे हैं, ठीक है। 168 ये हाईएस्ट मेरे ख्याल से चेज हुआ है रिसेंट टाइम्स में। उसके बाद यहाँ पे 157 तो डकवर्थ प्लीज लग गया। यहाँ पे हमने 132-34 डिफेंड होते हुए देखा है। लास्ट मैच जो हुआ था वेलिंगटन बनाम नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट्स का, 136 था, ठीक है स्कोर। वैन बीक नेथन स्मिथ के बैटिंग से परफॉर्मेंस आए हैं, वही मैंने बताया कि बैटिंग फर्स्ट बॉलिंग सेकंड जो ही सेम ही है। पेसर्स के 3 और स्पिनर्स ने यहाँ पर 5 विकेट निकाले थे, जिनमें से टिम प्रिंगल जो फिंगर स्पिनर होते हैं उन्होंने 3 विकेट निकाला था। नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट ने रन को चेस कर लिया। वैन बीक, न्यूटन और निक केली पार्ट टाइम स्पिनर, उन्होंने 2 ओवर में आके 2 विकेट निकाल कर लेके गए थे, ठीक है। तो ये चीज़ें जो हैं आपको यहाँ पर देखने मिल जाती हैं कि स्पिनर से यहाँ पर रोल रहता है। जनरली बहुत ज़्यादा रन नहीं बनता है, अगर यहाँ पे 15-20 रन हो जाते कहीं पे ज़्यादा तो शायद मुश्किल बन भी सकती थी। लेकिन क्या है कि दोनों ही टीमों की बैटिंग को लेकर अभी कंसर्न्स हैं। दोनों ही टीमों के पास अभी वो पिंच हिटर्स नहीं है। कैंटरबरी के पास हैं, मतलब बॉवेस और मैक्लोर के रूप में, लेकिन वो कंसिस्टेंट नहीं है। और यहाँ से फिन एलन, कॉनवे जैसे प्लेयर्स के ना होने की वजह से वो पिंच हिटिंग मिसिंग हो रही है वेलिंगटन की तरफ से। बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रही है रविंद्र के ऊपर। अगर वो चले तो कुछ बात बने, अगर नहीं चले तो टीम की नैया बहुत डूबती हुई दिख रही है, ठीक है। और बाकी कुछ कंसिस्टेंट प्लेयर्स के हमने नाम देखे हैं हेड टू हेड में भी और ग्राउंड पे भी, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आ जाते हैं प्लेइंग यूनिट की तरफ और देखते हैं क्या क्या चीज़ें हेड टू हेड की चीज़ें और ग्राउंड की चीज़ें हमने डिस्कस कर ली है। आई होप आपने सब कुछ सही सुन लिया होगा। बात करते हैं प्लेइंग यूनिट की तरफ। तो यहाँ पे विश्व कप हर मैच पे ओपनिंग कर रहे हैं और एक फ्री विकेट मिल रहा है जो भी टीम के स्ट्राइक बॉलर्स आ रहे हैं उसके लिए। निक केली का भी कुछ खास नहीं है, एक आध मैच चले हैं लेकिन कुछ खास उनके बाद उसके बाद नहीं है। अब ये बॉलिंग करा सकते हैं अगर टीम को लगे तो, लेकिन यहाँ पे एक प्लेयर के बारे में बताना चाहूँगा, वो टीम ने क्यों यूज़ नहीं किया लास्ट मैच में, जब मेरे को बिल्कुल भी नहीं समझ आया। जबकि यंग हस्बैंड हर ओवर में आके विकेट्स निकाल के जा रहे थे, स्पिनर्स अच्छा कर भी रहे थे, टीम पिच पे बॉल रुक के भी आ रही थी, वहाँ पे उस बॉलर को बॉलिंग नहीं दी गई और पेसर्स को बॉलिंग दी भी गई और उन्होंने धनाधन रन भी लुटाए, ठीक है। वो कौन है उनके बारे में बात करते हैं हम। बाकी विश्व का केली ओपनिंग कर रहे हैं, ब्लंडल की वापसी होने जा रही है। तो ये कीपर सेक्शन में जो एक यूजलेस प्लेयर थे हमारे लिए वेलिंगटन की तरफ से, जो फैंटेसी में काम पे नहीं आ रहे थे, वो अभी नहीं होगा। और यहाँ पे ब्लंडल के आने के बाद आपको थोड़ा बहुत सोचना पड़ेगा। ब्लंडल इस ग्राउंड पर जनरली अच्छा भी करते हैं, ठीक है। उसके बाद भूला है जिन्होंने लास्ट मैच में एक एंकर का रोल निभाया था और स्ट्राइक रेट तो भले ही कम था लेकिन उन्होंने पार्टनरशिप बनाई थी वैन बीक के साथ, जिसके वजह से एक अच्छे स्कोर तक पहुंची थी टीम। जेकब बुला बॉलिंग करा सकते हैं। और अगर मैं फोर्थ ट्रॉफी की बात करूं तो जेकब बुला जब भी इस ग्राउंड पे खेलते थे उनको रेगुलरली बॉलिंग मिलती भी थी। अभी अगर टीम को तीसरे स्पिनर की ज़रूरत पड़े यंग हस्बैंड और रविंद्र के बाद, तो जेकब बुला का नंबर आना चाहिए। मेरे को नहीं पता कि टीम इनको यूज़ करेगी भी या नहीं, लेकिन ये एक पॉसिबिलिटी है, इसको कंसिडर करके रखना। निक केली से तो पहले प्रेफरेंस मिलना चाहिए, बिल्कुल मुझे यह लगता है, ठीक है। बाकी ट्रॉय जॉनसन है जिनकी बैटिंग ऑर्डर नीचे आ सकती है ब्लंडल के आने के बाद। नेथन स्मिथ, वैन बीक, यंग हस्बैंड, स्नेडन और न्यूटन। अभी स्नेडन की जगह पे टीम अगर चाहे तो जॉर्जेसन को भी खिला सकती है, हालांकि मेरे को लग नहीं रहा क्योंकि स्पेशलिस्ट बॉलर के साथ ही शायद टीम जाए। लेकिन वो है, स्नेडन ने बहुत रन लुटाए हैं और अभी तक तो इस टूर्नामेंट में कुछ खास उन्होंने करा नहीं है। न्यूटन बेहतर रहे हैं, विकेट निकाल रहे हैं और कंपैरेटिवली बेहतर रहे हैं और मुझे लगता है न्यूटन के ज़्यादा ओवर्स आपको दिखेंगे स्नेडन से। बाकी जो जो प्लेयर्स आपकी टीम में ज़रूर से होने चाहिए, ब्लंडल और वहाँ से कैम फ्रेशर होंगे। ब्लंड दो ये आप रख सकते हो, ब्लंडल ऐसा कोई वो नहीं है लेकिन बहुत खास कुछ रिकॉर्ड इनका नहीं है तो मैं सजेस्ट नहीं भी करूँ। लेकिन अगर आपके पास स्पेस बन रहा है आप रख के चल सकते हो। फोर्थ ट्रॉफी में भी बहुत खास कुछ नहीं है, एक आध मैच में स्कोर होगा लेकिन ऐसा कोई कंसिस्टेंसी नहीं है। रविंद्र मस्ट हैव है। भूला को मैं सजेस्ट अभी भी करूँगा, लेके चलो, कभी भी इनको बॉलिंग मिल सकती है और इस ग्राउंड पर स्पिन चलता भी है तो क्या पता इनको बॉलिंग मिल भी जाए। ट्रॉय जॉनसन अभी बैटिंग ऑर्डर बहुत नीचे होने वाला है, फिर भी आप रख के चल सकते हो अगर आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रहा है तो। नेथन स्मिथ बैटिंग फर्स्ट बॉलिंग सेकंड जो सीन है वहाँ पे अगर वो आते हैं तो रख लेना। वैन बिग, यंग हस्बैंड मस्ट हैव है। तो यहाँ से ये दोनों और यहाँ से रविंद्र और मोस्ट प्रोबेबली भूला, ये मेरे कोर को बनाएंगे। इसके साथ आप वहाँ पे ब्लंडेल, नेथन स्मिथ अगर बैटिंग फर्स्ट कर रहे हैं इनको आप कंसिडर कर सकते हो। निक के लिए अगर स्पेस मिले, अगर आपको सेफ जाना है आप देख सकते हो, मेरा कोई खास प्रेफरेंस इनकी तरफ नहीं होगा। कैंटरबरी की तरफ से बात करें तो बॉवेज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, लेकिन क्या है कि लास्ट कुछ मैचेस से ये थोड़े से शांत से पड़ गए हैं, ठीक है। जैसे धुआंधार स्टार्ट करा था सीज़न का, फिर से वही पे वो आ गए हैं, जिसके बाद वो एवरेज 30 के अंदर अंदर रह जाता है उनका, जिसकी वजह से वो
उतने हाइप कभी भी नहीं होते हैं जितना हाइप इनको मिल सकता है, जितने पोटेंशियल इनके पास है। लेकिन इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है, तो देख सकते हैं आप लियो कार्टर कंपैरेटिवली बेहतर रहे इस फिक्सचर में, और स्कोर्स भी हैं इनके। मैककॉनकी की बॉलिंग काम पे आ सकती है, बाकी फॉर्म का तो आप देख ही रहे हैं, जितनी कम बातें करें उतने बेहतर। फ्लेचर अगर चेस कर रहे हैं तो आपके रेटिंग में होने चाहिए। नीचे आएंगे, फुलकेस बहुत अच्छा कर रहे हैं, हर मैच पे ही कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंस वो दिखा रहे हैं। लास्ट मैच में भी 3 विकेट निकाला हुआ था, और हर फॉर्मेट की बात है ये, ठीक है, हर फॉर्मेट में वो अच्छा कर रहे हैं। उसके बाद टॉड असेल मेरे हिसाब से मस्ट हैव है आपके लिए, 1 विकेट भी निकाल के जाए तब भी मेरे को लग रहा है कि 35 से 40 पॉइंट को कहीं नहीं जाएंगे अगर 1 विकेट भी निकाल लेते हैं तो। विलोडर का भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने चाहिए, जिस हिसाब से उनको यूज़ किया जाता है। लास्ट मैच में भी इनको विकेट भले ही ना मिली हो, लेकिन बहुत अच्छी बॉलिंग कराई थी। नट्टल का कुछ कंसिस्टेंसी नहीं दिख रहा है, लेकिन इनके रिकॉर्ड्स काफ़ी अच्छे हैं इस पिक्चर में, और वन ऑफ द मोस्ट कंसिस्टेंट बॉलर्स हैं। और इस सीजन में भी जो 2 फोर्थ ट्रॉफी के मैचेस हुए हैं, जिन दोनों में ही कैंटरबरी की बॉलिंग बहुत अच्छी रही थी, वहाँ पे जिन बॉलर्स ने लीड करा था उनमें से नट्टल ही करंट स्कोर के बॉलर में से अवेलेबल है। ब्लेक कोबर्न अगर खेलते हैं तो जो लास्ट मैच में खेले भी थे, पॉसिबिलिटी है कि यही खेलें, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर बन सकते हैं। इनका यूनिक एंगल हमेशा ही एक एक्स्ट्रा आपको एडवांटेज देता है, और इस पिच पे स्पिन चलता है, ठीक है, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट ये होने चाहिए। मेरे टीम में अगर मुझे बताया जाए तो मैं शायद ओनली चैट बॉवेस, लियो कार्टर और एट नट्टल, इन तीनों को कोड पे रखूँगा। बाकी यहाँ पे कैम फ्लेशर अगर चेस करते हैं तो मैककॉन की टू बी सेफ, एसल, फुलकेस को भी रख के चलो, फुलकेस अच्छा कर रहे थे, 4 को लेके चलो, मतलब लियो कार्टर, बॉवेस, फुलकेस और नट्टल, ये 4 आपके कोर बनाने चाहिए। उसके बाद मैककॉन की, कैम फ्लेचर, नट्टल, और यहाँ से ब्लेक कोबर्न, इन प्लेयर्स के ऊपर आप देख सकते हो, वो टॉस के ऊपर डिपेंड करके, ठीक है। चैट बॉवेस को भी एक बार के लिए आप सोच सकते हो अगर वो चेस वगैरह कर रहे हैं, लेकिन क्या है कि वेलिंगटन की बॉलिंग उतनी अच्छी नहीं हो रही है, तो इसीलिए मैं थोड़ा बहुत सोच रहा हूँ इनके बारे में क्या किया जाए, लेकिन थोड़ा उनका मोमेंटम खराब चल रहा है लास्ट कुछ मैचेस की अगर हम बात करें तो। कैप्टन मैंने चॉइस की बात करें तो रविंद्र परसेंटेज कैप्टन होने वाले हैं, सबके कैप्टन वही होंगे। बैटिंग पे भी ठीक ठाक ही कर रहे हैं, बॉलिंग भी प्रॉपर मिल रही है उनको, और साथ वैन भी किसी दिन बैटिंग चल रही है, बैटिंग ही चल रही है, बॉलिंग तो खास कुछ उन्होंने करा नहीं है। विकेट भले ही निकाले लेकिन रन के लिए बहुत जा रहे हैं। उसके बाद यंग हस्बैंड स्मिथ, स्मिथ अगर बैटिंग फर्स्ट करें तब आपके लिए ज़्यादा प्रायोरिटी रखेंगे। इसके अलावा भूला का मैंने बता दिया, तो वो आप देख सकते हो। केली, ब्लंडल, उसके बाद कैंटरबरी की तरफ से बॉवेस और फुलकेस अभी तक ये अच्छा कर रहे हैं। फुलकेस शायद टीम में रखें लोग, कैप्टन हसन कोई ना बनाए। मैककॉन की मुझे लगता तो नहीं कैप्टन हसन बनाना चाहिए, लेकिन अभी भी लोग बनाएंगे क्योंकि ऑलराउंडर की तरफ लोग जाते हैं ज़्यादा, इसीलिए। फ्लेचर अगर चेस कर रहे हैं तो कार्टर कंपैरेटिवली ज़्यादा कंसिस्टेंट रहे हैं, उतना बड़ा स्कोर शायद इनका नहीं हो, लेकिन कंसिस्टेंट ज़्यादा रहे हैं बॉयज़ से। लेकिन बॉयज़ का T20 में जितना आप देख रहे हो इंपॉर्टेंट रोल है, फोर्थ ट्रॉफी में उतना नहीं है। और उसके बाद नट्टल और बाकी जो स्पिनर्स हैं, एसएल, कोबर्न, उनका मैंने बता दिया। अगर स्पेशली बॉलिंग सेकंड कर रहे हैं ना, तो एक बार के लिए ले सकते हो, क्योंकि अगर कहीं पे यहाँ पे 150 रन बना देती है ना कैंटरबरी, तो इनके पास इतनी अच्छी बॉलिंग तो है कि वो प्रेशर बना सके। और अभी वो फिन एलन का वो भी नहीं है कि कोई आके बीच में से बहुत मारने लगे, तो वो भी एडवांटेज नहीं मिलने वाला है वेलिंगटन को, ठीक है। अच्छा, ये टीम वो ड्रीम 11 के नए रूल के हिसाब से बिल्कुल भी नहीं है, तो वो समझ लेना, ठीक है ना। वो पुराने रूल जहाँ पे हैं उसी के हिसाब से मैं बना रहा हूँ, जहाँ पे थोड़े बहुत रेस्ट्रिक्शन हो गए। ड्रीम 11 की टीम में नहीं बनाने वाला, वो आप देख लेना, आपको अगर खेलना है तो देख लो। क्या बताना चाहता हूँ मैं, मेरा कोर ऐसा है। बॉवेस अगर वो बैट सेकंड कर रहे हैं तो थोड़ा आप सोच सकते हो, उनके जगह पे आप यहाँ पे ट्रॉय जॉनसन या निक केली को लेके सेफ जा सकते हो। और भूला की तरफ मैं अभी भी जा रहा हूँ, अभी भी मेरे को लग रहा है कि अगर टीम को तीसरे स्पिनर की ज़रूरत पड़े तो भूला पहले प्रेफरेंस होने चाहिए। ऑलराउंडर में वैन बीक, रविंद्र और फुल्क्स, ये 3 मेरे फर्स्ट प्रेफरेंस होंगे। मैककॉनकी को भी मैं लेता, लेकिन क्योंकि यहाँ पर नेथन स्मिथ भी हैं, और मैककॉनकी की कोई भी फॉर्म का कोई अता पता नहीं है। अगर नेथन स्मिथ बैटिंग फर्स्ट कर रहे हैं तो आप नेथन स्मिथ के साथ जाना, अगर मैककॉन की बैटिंग फर्स्ट कर रहे हैं तो मैककॉन के साथ जाना, सिंपल बात। बॉलिंग पे मैंने यंग हस्बैंड को रखा है। टॉड असेल स्पेशली अगर बॉलिंग सेकंड करते हैं तो ज़्यादा प्रेफर्ड होंगे, नहीं तो यहाँ पे विल ओडर का भी ऑप्शन है, नट्टल का भी ऑप्शन है, और यहाँ पे कोबर्न का ऑप्शन है, इनके साथ आप देख सकते हो। नट्टल पहले प्रेफरेंस होने चाहिए, लेकिन नट्टल का थोड़ा अजीब ही चल रहा है कुछ लेकिन T20 में तो लास्ट मैच में 3 विकेट उन्होंने निकाल के रखा हुआ था, ओवरऑल भी अच्छा करते हैं, तो मैं शायद उनकी तरफ पहले जाऊँ, नट्टल की तरफ, ठीक है, तो नट्टल की तरफ पहले जाऊँ। और ये एसएल की जगह पे आप ओडा उड़का या फिर यहाँ पे कौन हो गए, ब्लेक कोबर्न, इनको आप देख सकते हो अगर आप देखना चाहते हो तो। एंकस मैकेंजी लास्ट मैच खेले थे, लेकिन मेरे को लग रहा है कि ब्लेक कोबर्न को यहाँ पे खिलाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे स्पिन थोड़ा बहुत चलता है। अच्छा, कीपर सेक्शन में ब्लंडेल इस ग्राउंड पे अच्छा करते हैं, ठीक है, वो बात हो गई। लेकिन फ्लेचर के रिकॉर्ड्स अच्छे हैं हेड टू हेड में, स्पेशली अगर वो चेस कर रहे हैं। अगर बैट फर्स्ट कर रहे हैं तो आप छोड़ सकते हो, अगर वो चेस कर रहे हैं तो उनको लेके चल सकते हो, ठीक है। कैप्टन मसलन चॉइस की बात करें तो रविंद्र ठीक है, स्मॉल लीग के लिए रविंद्र के उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, रविंद्र के साथ चले जाओ। वाइस कैप्टनसी के लिए वैन बीक अच्छे ऑप्शन है, बॉलिंग से अगर एक आध विकेट निकाल ले, बाकी बैटिंग तो ठीक ही कर रहे हैं वो। और अलग देखना है तो यहाँ पे मैककॉन को अगर लेते हो तो वो हो सकता है, मुझे बहुत उम्मीद नहीं है, 15-20 रन एक आध विकेट निकालने तो वो बहुत होगा। यहाँ से फुल केस।
और अलग कुछ करना है तो बॉलरों में से जो नट्टल यंग हस्बैंड ये दोनों ही अच्छे ऑप्शन होंगे, या फिर बड़ी लीग खेल रहे हो या मीडियम साइज लीग खेल रहे हो तो वहाँ पर कोबर्न को या एसएल को, इन बॉलर्स को आप ट्राई कर सकते हो। याद रखना ये सारी टिप्स और सारी चीज़ें जो हैं ये ड्रीम इलेवन के नए रूल के हिसाब से मैं नहीं बता रहा, जहाँ पर वो रिस्ट्रिक्शंस होंगे उस हिसाब से, क्योंकि अभी तक वो रूल मेरे समझ तो नहीं आया है कि ऐसा क्या करना है, 10 प्लेयर कैसे कैसे लेके आप कॉम्पिटेटिव टीम बनाओगे। मेरे समझ में नहीं आता है, आपको आता है तो आप कर सकते हो, मेरे समझ में नहीं आता तो मैं उस हिसाब से नहीं बता रहा। ये पुराने रूल के हिसाब से है, जहाँ जहाँ पे पुराने रूल्स हैं उस हिसाब से आप टीम बना सकते हो। ठीक है, उसी के हिसाब से मैं सारी चीज़ें आपको बता रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें और सारी एनालिसिस, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, टेलीग्राम चैनल पर जरूर ज्वाइन हो जाना, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे सारी अपडेट्स वगैरह वही पाने वाली है। तब तक के लिए बेस्ट लक फॉर दिस मैच एंड बाय फॉर नाउ।